रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तहरीक खिलाफत के बाद हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन एक्ट्स 1935 उसके अहम ख़ुतफ़ाल हैं। वो हम देखते हैं कि इंडियन एक्ट्स 1935 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला था, कॉन्स्टिट्यूशन का फार्मूला दिया गया था, वो क्या था। ये ख़ासा लंबा है। इसमें एक जो है उसमें मरकज़ी हुकूमत का वफाकी तर्ज़ हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला है और फिर सूबाई तर्ज़ का है। ये अंग्रेज़ों ने 1935 में एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला जिसे हम कहते हैं कि आइनी फार्मूला दिया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये समझने वाला है बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ जो है ऐसी टॉपिक हैं, ऐसी हेडिंग्स हैं जो समझने वाली हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह 1935 का एक्ट क्रिएट हुआ। मुख्तलिफ़ मौक़े पर बरसग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत सी इस्लाहात या कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूले दिए। तो बरसग़ीर जनूबी एशिया में दस्तूर को, इस दस्तूरी एक्ट को 1935 में मुरतब करके नाफिज़ किया गया और 1937 में जो इंतख़ाबात कराए गए वो 1937 में इसको लागू भी किया गया। और सबसे जो अहम इम्पॉर्टेंट है, हम आगे भी देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पास क्योंकि दस्तूर नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस वक्त शुरू में क्योंकि किसी मुल्क को दस्तूर की ज़रूरत होती है, तो शुरू में 1935 के एक्ट में कुछ तरमीम करके पाकिस्तान में आर्जी तौर पर इसे अबूरी आइन के तौर पर भी नाफिज़ किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट का पस मंज़र जो है कि एक्ट क्या होते हैं या किस तरह ये एक्ट लागू किए जाते हैं। तो बरसग़ीर पर जब हम देखते हैं कि ये तहरीक पाकिस्तान जो है वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद ही शुरू हो जाती है, तो हम देखते हैं कि बरसग़ीर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरह रास्त ताज बरतानिया का कंट्रोल हो गया। पहले यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर ताज बरतानिया के अंडर आ गया। तो बरतानिया ने यके बाद दीगरे ही 1858, 1861, 1892 में मुख्तलिफ़ एक्ट मुतारफ़ कराए, यानी कुछ इस्लाहात इस अपने मुल्क की जो यहाँ पे तो बादशाहत थी पहले, तो उन्होंने अपनी जैसी जमहूरी रिवायात और अपने जैसे मुल्क के जो हालात थे वो यहाँ पे जो है यानी 19th सेंचुरी में भी उन्होंने 3 एक्ट मुतारफ़ कराए। इसी तरह फिर 20th सेंचुरी में भी यानी 20वीं सदी में भी उन्होंने 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात उन्होंने नाफिज़ की। 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का निफाज होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो है उसके बाद उन्होंने यानी हर 10 साल के बाद उन्होंने कुछ देना था, कुछ इस्लाहात देनी थी, लेकिन वो 1929 में वो इस्लाहात आनी थी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि नेहरू रिपोर्ट आ गई और कायद-ए-आज़म के जो है वो 14 नुकात, ये दरमियान में जो है आपकी हिस्ट्री जो है वो कुछ कम कर दी गई है तहरीक पाकिस्तान की। उसमें हम देखते हैं कि 1928 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, फिर 1929 में जो है कायद-ए-आज़म के 14 नुकात आते हैं। आगे फिर हम देखेंगे। तो इस सूरत हाल में जो 1929 में जो इस्लाहात आनी थी वो फिर डिले हुई और 1935 में बिला आखिर इस एक्ट को तश्कील दिया गया। इस एक्ट की तैयारी में बरसग़ीर के लीडरों से मशवरे भी किए गए, मकामी लोगों से भी, और हम देखते हैं कि उस मशवरे के लिए 1929 में हमने एक्ट देना है, 1927 में उन्होंने सैमन कमीशन हिंदुस्तान में भेजा, फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आई जो टोटली मुसलमानों के अगेंस्ट थी, और उस पर कायद-ए-आज़म ने 1929 में मुसलमानों के मुतालबात को सामने रखते हुए 14 नुकात पेश किए। फिर भी मुसलमानों और हिंदुओं में मुफाहमत ना हो सकी, तो फिर अंग्रेज़ों ने 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस कराई 1930, 31 और 32 में लंदन में बुलाई कि यहाँ पे इस एक्ट के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में कोई मुफाहमत हो जाए। और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में के दोनों रहनुमाओं ने, जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। फिर हुकूमत बरतानिया ने खुद से मुज़ाकरात और कॉन्फ्रेंसेस पेश करते हुए खुद ही एक एक्ट तरतीब दिया जिसे 1935 का एक्ट करार दिया गया। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो आइनी, जैसा कि आपने बुक 1 में आइन के हवाले से पढ़ा कि किसी भी मुल्क के लिए आइन दस्तूर क्या होता है, तो उसमें दस्तूरी एक्ट जो दिया गया उसकी खसूसियात इस तरह उन्होंने 2 कैटेगरीज़ में दी कि एक जो है मरकज़ी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमत। तो मरकज़ी हुकूमत के तहत उन्होंने सजेशन की कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगा। एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि बरसग़ीर के अंदर एक वफाक होगा। वफाक ये होता है कि जिसमें जैसा कि पाकिस्तान में एक फ़ेडरल गवर्नमेंट होती है और उसके साथ जो है प्रोविंशियल लेवल की सूबों की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट होती हैं। तो ये वफाकी निज़ाम होगा जिसमें उस वक्त बरसगीर के 11 सूबे भी शामिल होंगे और उस वक्त 635 रियासतें भी थी जो बरसगीर के अंदर जो ख़ुद मुख्तियार थीं, उनको उन पर राजे और नवाब वगैरह हुक्मरानी करते थे, उसको भी इस फेडरल सिस्टम में शामिल किया गया। लेकिन बाद में राजाओं और महाराजों ने जो रियासतों के सरबराह थे उन्होंने मरकज़ में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये फिर वफाक 11 सूबों पर मुश्तमिल एक मरकज़ी हुकूमत और 11 सूबों पर मुश्तमिल उन्होंने कहा वफाक बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सूबों और वफाक के अंदर अख्तियारात की तकसीम, ये मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते मैंने फ़र्स्ट बुक में भी आपको पढ़ाई थी कि बरसगीर को वफाक बनाया गया तो अख्तियारात को मरकज़ी सूबाई हुकूमतों में तकसीम किया गया। उसके लिए उन्होंने 3 फ़रिश्तें दी कि एक फ़रिश्त थी वफाकी अमूर की फ़रिश्त, दूसरी फ़रिश्त थी सूबाई अमूर की फ़रिश्त और तीसरी फ़रिश्त थी मुश्तरका अमूर की फ़रिश्त। वफाकी अमूर की जो फ़रिश्त थी उसमें उन्होंने कहा वफाक के जो अमूर हैं वो क्या क्या होंगे। उसमें अमूर ख़ारजा, दिफा, करेंसी, रेलवे और तिजारत, मजहबी मामलात और कबायली अमूर वगैरह शामिल थे। और सूबाई अमूर जो थे उसमें ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत, समाजी बहबूद, जेलें, पुलिस और रेवेन्यू वगैरह थे। और जो मुश्तरका फ़हरिस्त थी उसके अंदर मुश्तरका फ़हरिस्त में यानी जिसमें मुश्तरका फ़हरिस्त वो होती है जिसमें वफाक भी कानून साजी कर सकता है और सूबे भी कर सकते हैं। तो इस फ़हरिस्त में वफाक और सूबों यानी दोनों को अख्तियारात हासिल थे, लेकिन अगर दोनों में कोई मतलब इख्तलाफ होता था तो उसमें वफाक के जो कानून को प्रेफरेंस दी जाती थी। फिर एक और तरीका राइज किया गया जो कि अमूमन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, जिसे हम कहते हैं डिआर्चीज़ यानी दो अमली का नतीजा, दो अमली का तरीका, डिआर्चीज़ दो अमली का तरीक़ाकार। तो ये क्या था, अमूमन जो हुकूमत होती है वो अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपना होल्ड भी रखना था लिहाजा उन्होंने दो अमली को इस तरह राइज किया। किस तरह राइज किया, उन्होंने कहा कि दो अमली से मुराद सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नर के नामजद नुमाइंदों में तकसीम किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों को जो महकमे दिए जाएंगे उन्हें ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कहा जाएगा और नामजद जो गवर्नर कौन होता था, अंग्रेज़ होता था, वो जो नुमाइंदे नामजद करेगा उन्हें रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स कहा जाएगा। यानी ये कि अमूमन गवर्नमेंट्स के अंदर अवाम के नुमाइंदों के जो मुंतखब अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो शामिल होते हैं, वो महकमों में शामिल होते हैं। तो उन्होंने कहा सूबाई लेवल पर एक तो अवाम के नुमाइंदे भी होंगे, लेकिन गवर्नर को भी अख्तियार होगा कि वो अपने जो है नामजद नुमाइंदे भी रखे। तो जो अवाम के महकमे थे वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कहलाते थे और जो गवर्नर के नामजद थे वो रिज़र्व्ड सब्जेक्ट कहलाते थे। दो अमली का निज़ाम 1919 के एक्ट जो मैंने पीछे भी बताया उसे मैंटिको चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहते थे, रिफॉर्म्स कहते थे। 1919 के एक्ट के तहत ये दो अमली का निज़ाम मरकज़ में भी राइज था और सूबों में भी राइज था, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत इस दो अमली के निज़ाम को सूबाई लेवल पर ख़त्म कर दिया गया। यानी अब उन्होंने कहा कि सूबों में सिर्फ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ही होंगे, यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे और सूबों में जो गवर्नर हैं उनके नामजद नुमाइंदे नहीं होंगे। लेकिन इस दो अमली को वफाकी सतह पर 1935 में जारी रखा गया कि वफाक के अंदर गवर्नर जनरल भी अपने नामजद नुमाइंदे भेजेगा और कुछ महकमे जो हैं वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे और गवर्नर जनरल जो नामजद नुमाइंदे भेजेगा उन्हें रिज़र्व सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो इस लिहाज से बराह रास्त गवर्नर जनरल की तहवील में भी कुछ महकमे दिए गए और मुंतखब वज़रा के हवाले से भी वो अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कानून साज असम्बली को जो मुंतखब वज़रा हैं वो जवाबदेह होंगे। जैसे कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में हम देखते हैं कि वज़रा पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होंगे। हमने बुक 1 में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम पढ़ा, तो यहाँ पे भी जो वज़रा होंगे मुंतखब अवाम के नुमाइंदे होंगे वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होंगे। और फिर जो है एक और बात की गई कि गवर्नर जनरल के अख्तियारात। अब गवर्नर जनरल कौन था, हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो होता है वो बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ होता है और इसी तरह गवर्नर सूबाई लेवल पर उसे गवर्नर कहते हैं और मरकज़ी लेवल पर एक गवर्नर जनरल होगा, जैसा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, सदर या वज़ीर आज़म जो उसके अख्तियारात होते हैं। तो यहाँ पे उस अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट के तहत उसे ख़ासे इख्तियारात दिए गए। उसकी अथॉरिटी जो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वफाकी हुकूमत की सरबराही गवर्नर जनरल को
को हासिल रही, जिसे ताज बरतानिया की तरफ से नामज़द किया गया जाता था। यानी बरतानिया से वो आता था गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक इंतज़ामी कौंसल का क़याम अमल में लाया गया। यानी उसकी मदद के लिए एक इंतज़ामी कौंसल होगी, एक काबीना भी बनाई गई जो मरकज़ी कानून साज असम्बली की निगरानी में काम करती थी। यानी वफाक के लिए एक काबीना भी होगी और गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसल भी। इंतज़ामी कौंसल के अरकान अंग्रेज़ थे जो उन महकमों का निज़ाम चलाते थे जो एक्ट की रूह से गवर्नर जनरल की सवाबदीद पर थे। जैसे कि मैंने 2 अमली के निज़ाम में बताया कि गवर्नर जनरल के नामज़द नुमाइंदे भी होंगे, तो उसमें जो इंतज़ामी कौंसल के जो सारे अरकान थे वो अंग्रेज़ थे, वो गवर्नर जनरल की मदद करते थे और वो उसी के नामज़द होते थे। तो इसमें जो है गवर्नर जनरल 2 अमली का निज़ाम बहुत पेचीदा था। गवर्नर जनरल को जो इख्तियार मिला है उनके हवाले से वो किसी कौंसल, काबीना या मुकन्ना को जवाबदेह नहीं था। यानी गवर्नर जनरल कभी भी अवाम के नुमाइंदों को किसी कौंसल, काबीना या मुकन्ना को जवाबदेह नहीं था। उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। उसके इख्तियारात के हवाले से देखा जाए तो उसे जो इख्तियारात दिए गए कि वफाकी हुकूमत की मालियाती हैसियत को महफूज रखना, यानी सारा मालियात का कंट्रोल, बजट का कंट्रोल उसके हाथ में था। रियासतों के हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना, जो रियासतें थी 635 प्रिंसी स्टेट, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी उसके ज़िम्मे था। फिर अक़लियतों के हक़ूक़ की ज़मानत भी गवर्नर जनरल देगा। सिविल मुलाज़मतों से वाबस्ता अफराद को तहफ़्फ़ुज़ भी गवर्नर जनरल देगा। बरतानिया की बरसग़ीर से तिजारत को तरक्की देना, अंग्रेज़ ताजरों को सहूलतें फ़राहम करना भी गवर्नर जनरल को काबीना में रद्द-बदल करने, दस्तूर को मुअत्तल करने, कानून साज असम्बली का इजलास तलब करने, उसे मुलतवी करने, आर्डीनेंस जारी करने के इख्तियारात हासिल थे। गोया गवर्नर जनरल के गिर्द ही सारा 35 का एक्ट घूमता था। उसे बहुत बाख्तियार, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की तरफ से नामज़द था, उसे बहुत बाख्तियार कर दिया गया। और गवर्नर जनरल मुकन्ना के मंजूर करदे किसी मुसद्दे को भी हक़ के इस्तरदाद यानी वीटो का हक़ इस्तेमाल करते हुए, मुकन्ना ने अगर कोई कानून पास किया, वफाकी मुकन्ना ने, तो गवर्नर जनरल उसे जो है वीटो भी कर सकता था, उससे इनकार भी कर सकता था। फिर एक और ओहदा था वज़ीर अमूर हिंद, यानी हिंदुस्तान का जो अमूर हैं उनको कंडक्ट करने के लिए बरतानिया में एक वज़ीर होता था, जो बरतानिया में रहता था, जो हिंदुस्तान के हवाले से वहाँ पे अपनी बात करता था। वज़ीर अमूर हिंद का ओहदा 1858 में, यानी 1857 के बाद फ़ौरी तौर पर भी ही उसे एक्ट के तहत क्रिएट किया गया कि वज़ीर अमूर हिंद जो है वो हिंदुस्तान में बैठेगा, बरतानिया में बैठेगा। 1935 के एक्ट में इस ओहदे को भी बरकरार रखा गया। सारे जो एक्ट दिए गए 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, उन सब में वज़ीर अमूर हिंद था। अब भी उसे बरकरार रखा गया। अलबत्ता उसके काम करने वाली इंडियन कौंसल को ख़त्म कर दिया। उसके साथ काम करने वाली इंडियन कौंसल भी होती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर अमूर हिंद को कुछ मुशीरों की खिदमत हासिल रहेंगी। इन मुशीरों की तनख्वाहें बरतानवी ख़जाने से अदा करने का फ़ैसला हुआ। पहले वज़ीर अमूर हिंद और उसके जो मुशीर होते थे या उसकी जो कौंसल होती थी, उसको जो तनख्वाहें मिलती थी वो बरसग़ीर के ख़जाने से मिलती थी। अब उन्होंने कहा कि ये बरतानिया उनको जो है तनख्वाहें देगा। आधे से ज़्यादा मुशीर ऐसे बरतानवी शहरी थे जो कम से कम 10 साल तक इंडियन सिविल सर्विस में खिदमत अंजाम दे चुके थे। यानी उसके जो मुशीर थे वो इंडिया के अंदर जो है वो कुछ सिविल सर्वेंट्स आला ओहदों पर रहे होंगे, कम से कम 10 साल वो उसके मुशीर होंगे। मुशीरों के ओहदों की मियाद उन्होंने 5 साल रखी थी। फिर हम देखते हैं कि वफाकी मुकन्ना, वफाक के अंदर जो मुकन्ना बनाई गई वो किस किस्म की थी कि जो फेडरल पार्लियामेंट थी उसमें बरसग़ीर की मरकज़ी मुकन्ना 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। जैसा कि मैंने आपको बुक 1 में भी बताया था कि अमूमन जो 2 ऐवानी मुकन्ना और 1 ऐवानी मुकन्ना, तो इस एक्ट के तहत 2 ऐवानी मुकन्ना को इंट्रोड्यूस कराया गया कि 2 ऐवानी मुकन्ना इंट्रोड्यूस की जाएगी। नंबर 1 जो है कौंसल ऑफ द स्टेट और दूसरी फेडरल असम्बली। 2 उनको नाम दिए गए, कौंसल ऑफ द स्टेट और फेडरल असम्बली। जो अपर हाउस था, जो जिसे हम जो है ऐवान बाला कहते हैं, वो कौंसल ऑफ द स्टेट था। इस कौंसल के कुल अरकान की तादाद 260 थी। सूबों से 156 और रियासतों से 104 अरकान लिए जाने थे। हर रुकन की मियाद 3 साल थी। हर साल 1/3 अरकान रिटायर हो जाते थे, तो वही 1/3 नए मुंतखब हो जाते थे। सूबों के नुमाइंदे चुने जाते थे और रियासतों के नुमाइंदे रियासत के वाली मुकर्रर करते थे। यानी सूबों के जो नुमाइंदे थे वो इलेक्टेड होते थे, लेकिन जो रियासतें भेजेंगी अपने अपने नुमाइंदे इस कौंसल ऑफ द स्टेट में, तो वो उनके रियासतों के वाली भेजेंगे। याद रहे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि रियासतों के वालियों ने वफाक में शामिल होने से माज़रत कर ली थी, लिहाजा उन्होंने कौंसल ऑफ द स्टेट में नुमाइंदे नहीं भेजे, अलबत्ता सूबों के नुमाइंदे इसमें शामिल किए गए।
दूसरे जो दो ऐवान मुकन्ना थी, दूसरा उसका जो ऐवान था वो फेडरल असम्बली थी, तो वफाकी असम्बली जिसे कहते हैं। तो इसके कुल अरकान 375 थे। इनमें रियासतों से 125 और सूबों से 250 अरकान लिए जाने का फ़ैसला किया गया। तो रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते थे, उन्हें वालियान मुकर्रर करते थे। सूबों के अरकान को अवाम के वोटों से चुना जाता था। रियासतों के वालियों ने वफाकी असम्बली में भी शामिल होने से इनकार किया, अपने नुमाइंदा ना भेजे। वफाकी असम्बली की मियाद 5 साल थी। गवर्नर जनरल असम्बली को मंसूख करने का, जैसा कि पीछे मैंने उसका अख्तियार बताया, वो असम्बली को ख़त्म भी कर सकता था गवर्नर जनरल। दोनों ऐवानों की मंजूर करदा मुसव्वदात को गवर्नर जनरल की तौसीक के साथ कवानीन बन जाने थे कि दोनों ऐवान मिल के कवानीन बनाते थे और आखिर में गवर्नर जनरल उस पर साइन करता था। वो मैंने जैसा कि गवर्नर जनरल के पहले अख्तियार बताए कि गवर्नर जनरल कभी भी जो कौंसल ऑफ दी वफाकी असम्बली के या कौंसल ऑफ दी स्टेट के जो कानून थे उन्हें मुस्तरद भी कर सकता था, उनको ख़त्म भी कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि अदलिया जुडिशरी क्या थी, यानी एक एक्ट में या एक कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया। इंतज़ामिया के लिहाज से मैंने जैसे कि गवर्नर जनरल और उसकी इंतज़ामिया पढ़ाई, और मुकन्ना हमने उसकी वफाकी मुकन्ना के 2 ऐवान पढ़े। अब हम देखते हैं क्योंकि हुकूमत के 3 शोबे होते हैं, हमने बुक 1 में पढ़ा था, तो अदलिया किस किस्म की होगी। फेडरल कोर्ट के नाम से मरकज़ी अदलिया कायम की जाएगी, जो एक चीफ जस्टिस और 6 जजों पर मुश्तमिल होगी। ये अदालत सूबों में कायम हाई कोर्टों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनती थी, यानी बड़ी अदालत जो थी वो फेडरल कोर्ट थी, और सूबों की जो हाई कोर्ट्स थी उनके खिलाफ अपीलें भी सुनती थी। वफाकी अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बरतानवी प्रीवी कौंसल का दरवाज़ा खटकाया जा सकता था, यानी फेडरल कोर्ट के बाद अगर किसी ने अपील करनी होती थी तो वो बरतानिया की बड़ी अदालत वहाँ बरतानिया में जाके प्रीवी कौंसल में जा सकता था। गवर्नर जनरल वफाकी अदलिया से कानूनी मशवरे मांग सकता था, अलबत्ता मशवरे पे अमल करना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, वो नहीं भी कर सकता था। इसी दौरान नए सूबे भी कायम किए गए। इस एक्ट के तहत सिंध और उड़ीसा 2 नए सूबे बनाए गए। जैसा कि आपको पता है कि कायद-ए-आज़म का और मुसलमानों का मुतालबा था कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाएगा, तो सिंध को मुंबई से अलहदा करके नया सूबा बनाया गया। इसी तरह आसाम से उड़ीसा सूबा भी अलहदा बनाया गया। उड़ीसा बिहार से अलहदा किया गया और सिंध को मुंबई से अलहदा किया गया। और इस तरह सूबा सिंध का मुतालबा मुसलसल जो मुसलमानों का था, जो 1935 के एक्ट में उसको तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है सूबाई लेवल की जो सूबाई नज़्म व नस्क था वो क्या था, यानी ये हमने वफाक के हवाले से पढ़ा क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट थी। सूबों के लिए भी उन्होंने कुछ इंतज़ाम किए, और उसमें जो सूबाई लेवल के थे सूबाई नज़्म व नस्क के लिए, जैसा कि वफाक के अंदर गवर्नर जनरल था, सूबे के अंदर अंग्रेज़ों का जो नुमाइंदा था वो सूबे का गवर्नर होता था, जिसे गवर्नर जनरल नामज़द करता था। गवर्नर वफाकी हुकूमत का सूबे में नुमाइंदा होता था। जितने सूबे थे उतने गवर्नर होते थे। सूबे में इसे वही मकाम हासिल था जो मरकज़ में गवर्नर गवर्नर जनरल की तरह बाज़ खसूसी इख्तियारात भी सौंपे गए गवर्नर के लिए। अपने सूबे में गवर्नर जनरल के खसूसी इख्तियारात के हवाले से वो गवर्नर जनरल से मुकम्मल ताउन करेगा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, सरकारी मुलाज़मतों का हकूक़, आर्डीनेंस का निफाज, सूबे में अमन व अमान का क़याम गवर्नर की अहम ज़िम्मेदारियाँ थीं, यानी गवर्नर सूबे में इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ अपनाएगा। हंगामी हालात में उसके इख्तियारात और भी बढ़ जाते थे, यानी गवर्नर के हंगामी हालात में इख्तियारात बढ़ जाते थे। हम देखते हैं कि काबीना किस्म की थी, कैबिनेट जो उसकी इंतज़ामिया थी। सूबाई काबीना उन वज़रा पर मुश्तमिल थी जो सूबाई असम्बली के अरकान में से लिए जाते थे, यानी जो सूबों में नामज़द नुमाइंदगी नहीं थे। गवर्नर जनरल तो नामज़द करता था, अब सूबाई लेवल पर 2 अमली ख़त्म कर दी गई थी। गवर्नर वज़रा को नामज़द करता, वो पूरी काबीना या जिस वज़ीर को चाहता गवर्नर सुबकदोश भी कर सकता था। वज़रा ऐसे अरकान असम्बली को बनाया जाता था जिन्हें सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। अक्सरियत अगर कहेगी तो उन्हें वज़ीर बनाया जाएगा। वज़रा अपनी कारकर्दगी के बारे में गवर्नर के अलावा सूबाई असम्बली के सामने भी जवाबदेह होंगे, यानी अमूमन ये होता है कि वज़रा असम्बली के सामने जवाबदेह होते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नर के सामने भी वो जवाब देते हैं। वज़ीर अपने ओहदे पर गवर्नर और असम्बली के अरकान की अक्सरियत और खुशनुदी तक कायम रह सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि सूबाई कानून साज असम्बली क्या थी। हर सूबे में एक कानून साज असम्बली बनाई गई। बिहार, यूपी, सीपी, असम, बंगाल, मद्रास, पंजाब, सिंध, सरहद, उड़ीसा, इन सब सूबों में जो है यक ऐवानी जो है अब ये है कि सूबों में अमूमन यक ऐवानी होती है, लेकिन यहाँ पे सूबों के अंदर भी जो सूबाई का कानून साज असम्बली थी उसमें बिहार, यूपी, असम, बंगाल, मद्रास और मुंबई
में 2 ऐवान मुकन्ना थी, यानी जो तकरीबन हिंदू सूबे थे, हिंदू अक्सरियती सूबे थे, उनमें 2 ऐवान मुकन्ना, उन्होंने सूबों के अंदर भी 2 ऐवान रखे। लेकिन हम देखते हैं पंजाब, सरहद, सिंध और उड़ीसा में 1 ऐवान मुकन्ना थी। ऐवान बाला का नाम कानून साज कौंसल और ऐवान ज़ेरी का नाम कानून साज असम्बली था। यानी जो हिंदू अक्सरियती सूबे थे जिसमें सूबों के अंदर भी 2 ऐवान मुकन्ना थी, उसमें ऐवान बाला का नाम उन्होंने कानून साज कौंसल रखा और ऐवान ज़ेरी का नाम कानून साज असम्बली। कानून साज कौंसल के अरकान 3 साल के लिए मुंतखब होते थे और हर साल 1 तिहाई रिटायर हो जाते थे और उनकी जगह नए 1 तिहाई मुंतखब होते। मुख्तलिफ सूबों में दोनों ऐवान के अरकान की तादाद मुख्तलिफ थी, यानी जितनी उनकी आबादी होगी, जिस सूबे में आबादी ज़्यादा होगी उतनी उसके अरकान की तादाद होगी। फिर ये कि मुसलमानों का जो देरीना मुतालबा था, जो 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात में अंग्रेज़ों ने तस्लीम किया और हर अपनी इस्लाहात में उसे जारी रखा, 1947 तक उसे जारी रखा, उसमें हम देखते हैं कि जुदागाना इंतखाब का तरीका मुसलमानों के लिए मरकज़ी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में जुदागाना इंतखाब तरीके को जारी रखा गया और उन नशिस्तों के लिए इंतखाब में सिर्फ मुसलमान हिस्सा लेते थे, जो मुसलमानों के लिए होती थी, मुसलमान वोटर ही उनको वोट देते थे। कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद जुदागाना तरीक़े इंतखाब को जारी रखा गया। फिर हम देखते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी, सूबों को बड़ी हद तक खुद मुख्तारी दी गई। इससे पहले अंग्रेज़ उस पर बहुत छाए हुए थे। अब उन्होंने जैसा कि सूबाई लेवल पर 2 अमली भी उन्होंने ख़त्म कर दी, तमाम महकमे मुकामी वज़रा की तहवील में दे दिए। सूबों का निज़ाम चलाने के लिए सूबाई इंतज़ामिया काफ़ी बाख्तियार थी, वज़रा की हैसियत में इजाफ़ा हुआ। कानून साज असम्बली को इंतज़ामिया यानी काबीना के अरकान से सवाल पूछने का अख्तियार भी था, वो उसे सवाल भी पूछ सकती थी और वो उसके सामने जवाब भी दे भी होते थे। इस तरह पार्लिमानी अंदाज़ में काबीना पर असम्बली का पूरा कंट्रोल रखा गया सूबाई लेवल पर। अब इस लिहाज से हम देखते हैं कि इस 1935 के एक्ट की तरफ से, जो 1935 का एक्ट था, उसमें मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से क्या रिएक्शन आया, तो उसमें हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने एक्ट के हवाले से मायूसी का इज़हार किया, क्योंकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का आइनी बंदोबस्त करने की बजाय गवर्नर जनरल और गवर्नरों के रहम करम पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है आइन के अंदर सजेशन होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नर जनरल और गवर्नर को कह दिया गया कि वो जो है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, ये बात उन्हें नापसंद आई। गांधी, नेहरू और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने एक्ट को नापसंद किया। कहा गया कि अक़लियतों की नाज़बरदारियाँ करने के अलावा एक्ट में और कुछ नहीं है। उन्होंने क्योंकि जुदागाना इंतखाब मुसलमानों के लिए अक़लियतों को कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, तो उन्होंने कहा ये जो है अक़लियतों की नाज़बरदारियाँ हैं हिंदुओं की तरफ से। पंडित नेहरू ने कहा एक्ट गुलामी का एक्ट चार्टर है। मदन मोहन मालवीय का कहना था 1935 का एक्ट बाज़ाहिर जमहूरी है लेकिन अंदर से खोखला है, यानी उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमें जमहूरियत का एक झलक दिखाई है, अंदर से ये टोटली खोखला है। मरकज़ में 2 अमली को जारी रखा गया और सूबों में इसे ख़त्म कर दिया। जैसे कि 2 अमली मैंने आपको बताई, मरकज़ में 2 अमली का जारी रहना पेचीदगियों का बास बना। गवर्नर जनरल को 2 अमली के तहत अख्तियारात बहुत ज़्यादा मिल गए, बहुत ज़्यादा अख्तियारात उसके हवाले किए गए, इस पर भी तनकीद की गई। गवर्नर जनरल को मरकज़ में और सूबों में गवर्नरों को हक़ इस्तरदार यानी वीटो का हक़ था कि कानून साज असम्बली एक कानून को बनाती है, गवर्नर जनरल मरकज़ में उसे वीटो कर सकता है और सूबों में गवर्नर उसे वीटो कर सकते हैं। वो मुकन्ना के मंजूर करदा किसी भी मुसद्दे को बयक जुम्बश कलम यानी वो साइन करें, नो लिख दें, तो वो नामंजूर होगा। तो इस बात पर भी तनकीद हुई कि अवाम के नुमाइंदे जो एक कानून साजी करेंगे उसे गवर्नर जनरल को अख्तियार नहीं होना चाहिए कि उसे ख़त्म कर सकें। रियासतें वफाक के निज़ाम में शामिल ना हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा 635 प्रिंसी स्टेट्स थी कि ये वफाक के निज़ाम में शामिल होंगी, लेकिन वो ना शामिल हों। उन्होंने मरकज़ी मुकन्ना में रियासती नुमाइंदों को नामजद ना किया। हालांकि गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में वालियान रियासत ने वफाक में पूरी तरह शामिल होने पर आमादगी का इजहार किया था, लेकिन यहाँ वो इनकार उन्होंने कर दिया। ये था 1935 का एक्ट, जो कि बरसगीर की तारीख़ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। आइनी फार्मूला है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है। ओके।